हेलो दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट सोर्सेज के बारे में कि भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से। ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रिम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में, और उसके साथ साथ हम जानेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में भारतीय संविधान की उद्देशिका हिंदी में दी हुई है और राइट साइड में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिम्बल इंग्लिश में दी हुई है। उसके साथ साथ इस वीडियो में हम प्रिम्बल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे और उसके साथ साथ जो वर्ड्स है इस प्रिम्बल में उनका मीनिंग जानेंगे और उनको डिटेल में अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इस प्रिम्बल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो इस प्रिम्बल को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कब किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में और किसके द्वारा किया गया था? तो इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था JL नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा एक्सेप्ट कब किया गया था? तो इसको एक्सेप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को। अब ये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा जब ये एक्सेप्ट हो गई थी, लेकिन ये फिर भी जो प्रिम्बल है इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना गया था। जो प्रिम्बल है उसे भारतीय संविधान का पार्ट नहीं माना गया था। उसके बाद में 1960 में बेरुवाड़ी वाला एक केस आता है और इस केस में सुप्रीम कोर्ट में मांग की जाती है, अपील की जाती है कि इस प्रिम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मानना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे मना कर दिया जाता है। इस प्रिम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना गया। फिर 1960 के 13 साल बाद में 1973 में केशवानंद भारती का एक केस आता है जिसने केरल राज्य के खिलाफ केस किया था। तो ये केरल राज्य के हाई कोर्ट से ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी कि इस प्रिम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मानना चाहिए और तभी इसी प्रिम्बल को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना गया कि जो प्रिम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मान लिया गया। अब जैसे ही ये प्रिम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मान लिया गया तो अब इस प्रिम्बल में संशोधन या अमेंडमेंट कर सकते हैं आर्टिकल 368 के तहत। तभी 1976 में 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 3 वर्ड जोड़े गए, SSI, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और इंटीग्रिटी, ये जो वर्ड है, ये जो 3 वर्ड है, ये 1976 में 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़े गए थे। फिर उसके बाद में अब हम जानते हैं कि इस प्रिम्बल में जो वर्ड्स हैं, जैसे जो जस्टिस के लिए 3 वर्ड है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, जो वर्ड है जस्टिस के 3 जो वर्ड है, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं? ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि ये USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फिर उसके बाद में जो 3 वर्ड और लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये जो 3 वर्ड है, ये फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। अब उसके बाद में हम जानेंगे कि इस प्रिम्बल को डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने क्या क्या कहा था। तो सबसे पहले KM जो मुंशी थे, इन्होंने इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिम्बल को कहा था पॉलिटिकल होरोस्कोप, कि ये जो प्रिम्बल है ये राजनीतिक जन्म पत्री है, राजनीति की एक जन्म पत्री है प्रिम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पर्सन आते हैं सुभाष कश्यप, जो कि एक राइटर थे। उन्होंने इस प्रिम्बल को कहा था कि इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बॉडी देन प्रिम्बल इज सोल, मतलब कि अगर संविधान एक शरीर है तो प्रिम्बल उसकी आत्मा होगी। फिर उसके बाद में JL नेहरू के द्वारा इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिम्बल को कहा गया था हार्ट एंड सोल, हृदय एंड आत्मा, JL नेहरू के द्वारा इसी प्रिम्बल को कहा था। फिर उसके बाद में अब हम जानेंगे कि जो इस प्रिम्बल में जो वर्ड्स है उनका मीनिंग क्या है, उनको डिटेल में समझेंगे। तो जो सबसे पहला वर्ड है वो है सोवरेन, संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है, उसका मतलब या मीनिंग होता क्या है? तो उसका मतलब ये होता है कि नो हायर ऑथोरिटी। अगर हम शॉर्ट में मीनिंग समझे इसका तो ये मतलब होता है नो हायर ऑथोरिटी, मतलब भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही कोई देश इस भारतीय देश पर डोमिनियन है, इसके ऊपर किसी अन्य देश का कोई पावर प्रेशर नहीं है, ये एक तरह से स्वतंत्र है। इसका मतलब ये होता है संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो वर्ड आता है वो आता है सोशलिस्ट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समाजवादी। इसका मीनिंग क्या होता है? ये 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 1976 को जोड़ा गया था। इसका मतलब होता है वेलफेयर ऑफ पब्लिक, मतलब हमारे देश में जो कुछ भी है वो लोगों के कल्याण के लिए होगा। समाजवादी का मतलब ये होता है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो आता है सेकुलर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। उसका मतलब होता है कि किसी भी धर्म को राज्य का धर्म नहीं माना जाएगा और हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं होता है और सभी धर्मों को यहाँ पर समानता दी गई है। सेकुलर का मतलब ये होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो डेमोक्रेसी है उसका मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी को हम हिंदी में बोलते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब होता है लोक का तंत्र, जनता का शासन। अब्राहम लिंकन के द्वारा बोला गया था जो डेमोक्रेसी है उसकी परिभाषा दी गई थी फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, बाय द पीपुल और ऑफ द पीपुल। जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन, ये अब्राहम लिंकन के द्वारा बोला गया था, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो वर्ड है वो आता है रिपब्लिक,
उसका मतलब क्या होता है? रिपब्लिक को हम हिंदी में बोलते हैं गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जो हमारे देश का जो हेड होगा वो इलेक्टेड होगा, निर्वाचित होगा बाय इट्स पीपुल। जो हमारे राष्ट्र का जो अध्यक्ष होगा वो इलेक्टेड होगा, ना कि वंशानुगत होगा। और इस रिपब्लिक डे को हम मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को। तो अब तक हमने जाना इस प्रिम्बल के जो वर्ड्स है उनके मीनिंग के बारे में। अब हम जानेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स है, भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है ये दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें 395 आर्टिकल जो कि 12 पार्ट में आते हैं, 22 जो टोटल पार्ट है उनमें 395 आर्टिकल है। फिर उसके बाद में 8 शेड्यूल थे हमारे मूल संविधान में, फिर उसके बाद में ये बढ़ा के 12 कर दिए गए थे। और जो स्मॉलेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूएसए का है, उसमें केवल 7 आर्टिकल है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, फीचर आता है फंडामेंटल राइट्स का, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो देश के नागरिक है उनको फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, जो पार्ट 3 में आते हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक है, कि राज्य ऐसी नीतियां बनाएगा भविष्य में जो लोगों के लिए कल्याणकारी होगी। और ये डीपीएसपी जो हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में आते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो फीचर आता है वो आता है कि हमारे देश में जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, जो न्याय व्यवस्था है हमारे देश में वो स्वतंत्र है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट फीचर आता है कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज है कि नागरिकों के क्या कर्तव्य होने चाहिए, जो कि पार्ट 4A में आते हैं। फिर नेक्स्ट फीचर आता है कि हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप का रूल है, मतलब हम देश के नागरिक हैं, ना कि पर्टिकुलर किसी स्टेट के नागरिक हैं, हमें एकल नागरिकता दी गई है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट फीचर आता है हमारे देश में इमरजेंसी सिस्टम है। हमारे देश के संविधान को वैसे लचीला माना जाता है, लेकिन इमरजेंसी सिस्टम होने के कारण हमारा देश का जो संविधान है वो लचीला भी है और उसके साथ साथ कठोर भी है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट फीचर आता है रूल ऑफ लॉ, मतलब हमारा जो देश है वो कानून या जो विधि बने हुए हैं उनके अनुसार चलेगा। तो ये 8 फीचर थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के।